वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चंपावत उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने नामांकन किया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम धामी 9 मई को नामांकन कर चुके हैं और 31 मई को चंपावत में वोटिंग होनी है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, 3 जून को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी चंपावत उपचुनाव से जुड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन करा लिया है और इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे और सीएम धामी ने 9 मई को ही नामांकन करा लिया है। 31 मई को चंपावत में वोटिंग होनी है और 3 जून को उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो ये बड़ी जानकारी है उपचुनाव से जुड़ी। चंपावत उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन करा लिया है। साथ ही इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे और वहीं सीएम धामी ने 9 मई को नामांकन किया था। 31 मई को चंपावत में वोटिंग होनी है और 3 जून को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन कराया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी कल जारी कर दी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम 30 दिग्गज हैं कांग्रेस के, जिनका नाम उस लिस्ट में शामिल है। और वहीं सीएम धामी 9 मई को नामांकन करा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चंपावत उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और वहीं 31 मई को चंपावत में वोटिंग होनी है और 3 जून को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है चंपावत उपचुनाव से जुड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन कराया है और इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने कल अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ 30 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं। और वहीं सीएम धामी ने 9 मई को अपना नामांकन भरा था। 31 मई को चंपावत में वोटिंग होगी और 3 जून को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और आज कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन कराया है। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। सीएम धामी ने हालांकि 9 मई को ही नामांकन कराया था और 31 मई को चंपावत में वोटिंग होगी। आप नामांकन किया है और लड़ेंगे बड़ी जोश खरोश से। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसा है, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो सादगी से ही लड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक तरफ गवर्नमेंट खड़े हैं, दूसरी तरफ हम जनता के सेवक हैं और ऐसा विश्वास की जनता में मुझे भरोसा भी दिया, विश्वास भी है कि मैं जीत गया हूँ। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने भी अपना आज नामांकन कराया है। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज भी मौजूद थे। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है 9 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन जो है वो किया था, उसके बाद आज नामांकन का अंतिम दिन था और आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, उन्होंने भी अपना नामांकन पर्चा जो है वो आज भर दिया है। उनके साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है और कार्यकर्ता नामांकन के दौरान जो उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो नामांकन में नहीं थे, लेकिन जो तमाम जो कार्यकर्ता थे वो नामांकन के दौरान जो है उनके साथ मौजूद थे। जिस प्रकार से देखा जाए तो चंपावत उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने जो है वो तैयारियां तेज कर दी है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों से जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जो है जारी हो चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित तमाम भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका जो है यहाँ पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो है वो नाम शामिल है। यानी कि जो अब तैयारियां हैं वो पूरी जोर शोरों पर है, क्योंकि कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है, क्योंकि 31
मई को जो है वोटिंग होना है और 30 जून को जो है रिजल्ट आना है। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं कम समय बचा हुआ है, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो चुनाव को लेकर की जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस के लिए यह होगी कि इस बार जो उपचुनाव है वो मुख्यमंत्री के साथ जो है वो सीधी टक्कर है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके ओर से जो है निर्मला गैतोड़ी को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा गया। हालांकि निर्मला गैतोड़ी की अगर बात की जाए तो वो जिस प्रकार से पूर्व राज्य मंत्री भी रही है, जिला पंचायत की सदस्य अध्यक्ष रही हैं, उसके बाद वो मनरेगा के जो सोनिया गांधी की टीम में मनरेगा की जो एक स्कीम जो चलाई गई थी कांग्रेस की ओर से, उसके स्कीम की भी वो सदस्य रही है। यानी कि काफी कद्दावर नेता और जमीन से जुड़ी हुई नेता जो है और निर्मला गैतोड़ी को जो है चंपावत में माना जाता है। हालांकि खुरकेश मैखुरी जो पहले जिस प्रकार से जो है वो चंपावत से चुनाव लड़े थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, उनको हार मिली थी, लेकिन उपचुनाव में जो है निर्मला गैतोड़ी पर जो है कांग्रेस ने दांव खेला है और उनकी सीधी टक्कर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के साथ होनी तो काफी बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी, क्योंकि नई प्रदेश अध्यक्ष जो है करण मेहरा को बनाया गया है, तो उनके सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि चुनाव को कैसे जो है वो लड़ा जाए, किस तरीके से जो है जीत हासिल की जाए। क्योंकि देखा गया है कि चुनाव लगातार कांग्रेस जो है जो चुनाव में जो है हार का सामना जो है वो लगातार करना पड़ रहा है। कई बार जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस की ओर से बदले गए हैं और यही देखा जाएगा कि इस बार जो है किस तरीके से उपचुनाव जो है कांग्रेस लड़ती है, किस एंगल से जो क्या क्या मुद्दों लेकर जो है वो जनता के बीच जाती है। क्योंकि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दे को लेकर तो जाएगी, लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या कुछ खास रहने वाले हैं चंपावत के जो खास पर काम कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी उपेंद्र हमने देखा था कि कांग्रेस किस तरीके से महिलाओं का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी और इस बार भी चंपावत उपचुनाव में निर्मला गैतोड़ी को बीजेपी के सामने रखा गया है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, अगर चुनौती की बात की जाए तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो बड़े चेहरे हैं और ऐसे में अगर निर्मला गैतोड़ी की बात की जाए, हालांकि उन्होंने अभी तक कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन ये जरूर है कि जमीनी नेता जो है उनको माना जाता है। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के तौर पर उन्होंने जो है चंपावत में काम किया है, कई कांग्रेस के कई सारे पदों पर जो है वो वहां पर रही हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि चुनौती जो है काफी बड़ी रहेगी। हालांकि ये जरूर है कि भाजपा यह मान के चल रही है कि इस बार जो है ऐतिहासिक जीत जो है वो चंपावत में होगी, क्योंकि एक तरफ जहां सीएम का चेहरा है तो सीएम के चेहरे के साथ जो है जनता जो है वो ज्यादातर वोटिंग करेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसकी तरफ जो है वो जनता का रुख होता है। और देखा ये भी जा रहा है कि क्योंकि जिस प्रकार से सत्तारूढ़ जो है जिस प्रकार से भाजपा है और ऐसे में पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार यहाँ पर भाजपा की है, तो ये इसमें ज्यादातर जो है ये देखा जा रहा है कि भाजपा को जीत हासिल हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो है जमीन से जुड़े हुए नेता जो है निर्मला गैतोड़ी को माना जाता है, सीधी टक्कर जो है उनकी मुख्यमंत्री के साथ होनी है। और ये भी देखा जा रहा है कि खटीमा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में देखना दिलचस्प होगा, चुनाव लड़ना है। नजरें बनाए रखिएगा। उपेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी, केदारनाथ यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 5 घंटे की अवधि को दर्शन के लिए बढ़ा दिया गया है और रात 10:30 बजे तक अब बाबा के दर्शन भक्त कर सकेंगे। वहीं पहली पाली में 2 घंटे और दूसरी में 3 घंटे की अवधि को बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, केदारनाथ यात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन की अवधि को अब बढ़ा दिया गया है, 5 घंटे तक दर्शन की अवधि को बढ़ाया गया है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि रात 10:30 बजे तक अब बाबा के दर्शन भक्त कर सकेंगे। और वहीं पहली पारी में 2 घंटे और साथ ही दूसरी पारी में 3 घंटे तक की अवधि को बढ़ाया गया है। तो चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। और इसी बीच केदारनाथ यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में केदारनाथ मंदिर में दर्शन की अवधि को बढ़ाया गया है। 5 घंटे तक दर्शन की अवधि को बढ़ाया गया है। रात 10:30 बजे तक अब बाबा के दर्शन भक्त कर सकेंगे। पहली पाली में 2 घंटे और दूसरी में 3 घंटे तक की अवधि को बढ़ाया गया है। तो ये केदारनाथ यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केदारनाथ मंदिर में अब दर्शन की अवधि को बढ़ाया गया है। और ज्यादा जानकारी देंगे उपेंद्र सिंह राणा, संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, केदारनाथ यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, केदारनाथ मंदिर में अब दर्शन की अवधि को बढ़ाया गया है।
देखिए, जिस प्रकार से जो है केदारनाथ धाम में लगातार जो यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको जी। देखते हुए सरकार की ओर से जो है एक शासनादेश जो है वो जारी किया गया है कि अब जो दर्शन करने की जो अवधि है जी। उसको बढ़ा दिया गया है। 5 घंटे की अवधि जो है उसको बढ़ा दिया गया है। पहली पाली में जिस प्रकार से 2 घंटे और दूसरी पाली में 3 घंटे की अवधि, क्योंकि पहले जिस प्रकार से देखा जाता था कि जब केदारनाथ बाबा केदार की जो है 7:30 बजे के करीब जो है जब आरती हो जाती थी तो उसके जी। बाद जो है श्रद्धालु कोई भी दर्शन जो है वो नहीं करते थे। लेकिन अब इस बार जो है आरती के बाद भी जो है वो 10:30 बजे तक जो है वो श्रद्धालु केदारनाथ में जो है वो दर्शन गर्भगृह में जाके जो है वो दर्शन कर सकते हैं, ये जरूर जी। है। और जिस प्रकार से पहली पाली में, क्योंकि देखा गया है कि केदारनाथ धाम में जो है काफी संख्या में यात्री जो है वो पहुंच रहे हैं। एक एक दिन में जो है 18 से 20 हजार के करीब जो है यात्री जो है वो दर्शन कर रहे हैं। और इस बार ये भी देखा गया है कि सरकार की ओर से 1-1 हजार जो है ज्यादा लोगों की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले जिस प्रकार से सीमा रखी गई थी केदारनाथ में कि 12,000 लोग ही एक दिन में दर्शन कर पाएंगे, लेकिन अब इसकी अवधि जो है 13,000 जो है वो कर दिया, यानी कि 1,000 और बढ़ा दी गई। चारों धामों की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से बद्रीनाथ धाम में 15,000 लोगों की अवधि रखी गई थी, एक दिन में 15,000 यात्री जो है वो दर्शन कर सकेंगे। अब वो 1,000 बढ़ाकर 16,000 जो है वो दर्शन कर सकेंगे। वहीं अगर गंगोत्री की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस प्रकार से 7,000 लोगों को दर्शन करने की अवधि थी, वहां पर 8,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। यमुनोत्री में 4,000 लोगों के दर्शन करने की अवधि थी, अब 1,000 और बढ़ाकर 5,000 लोग जो है एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। यानी कि लगातार जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, ऐसे में सरकार की ओर से जो है इस प्रकार के स्टैंड जो है वो लगातार लिए जा रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि चारों धामों में जो है भारी भीड़ जो है वो पहुंच रही है। इसको देखते हुए कई सारे दिशा निर्देश भी यात्रियों को लेकर जो है सरकार की ओर से दिए गए हैं। उनका कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्री जो है वो धामों में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो यात्री आ रहे हैं, कई यात्री ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं। तो ऐसे में जो केदारनाथ क्योंकि भारी संख्या में आ रहे हैं तो उनको जो है सोनप्रयाग में रोका जा रहा है। अगर सोनप्रयाग में पुलिस चेक पोस्ट के द्वारा जो है उनको चेकिंग की जाएगी, अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है तो उनको सोनप्रयाग से आगे जो है किसी भी यात्री को जो है केदारनाथ में नहीं भेजा जाएगा। यानी कि साफ तौर पर हिदायत यात्रियों के लिए भी है कि पूरी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें, उसके बाद ही आप 4 धाम की यात्रा करें। और जिस प्रकार से ये भी देखा गया है कि यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए भी साफ हिदायत दी गई है कि अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। हालांकि सरकार की ओर से जगह जगह पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी की गई है, ताकि कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन ये भी देखा गया है कि कई सारी अव्यवस्थाएं भी जो है 4 धामों में देखने को मिल रही है, जो कि सरकार के लिए काफी चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। क्योंकि अगर अभी की अगर बात की जाए तो 20 लोगों यात्रियों की जो है वो मौत हो चुकी है, जिस पर लेकर जो है पीएमओ से रिपोर्ट भी मांगी गई है सरकार से, जिसको लेकर जब शासन भी हरकत में आया हुआ है। हालांकि अब रिपोर्ट जो है सरकार पीएमओ को भेजेगा कि किस तरीके से जो है ये 20 मौतें हुई है, क्या इसकी वजह रही है, किस तरीके के इंतजाम है, इन तमाम चीजों का जिक्र जो है वो सरकार को करना होगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो 4 धाम की जो यात्रा है पिछले 2 साल जो कोरोना काल का रहा है, उसके बाद से इस बार जो यात्रा है काफी ऐतिहासिक है, काफी भारी संख्या में जो है यहाँ पर यात्री पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर का। टिहरी झील में भारी तूफान आया है, 40 से ज्यादा बोटों को नुकसान पहुंचा है और वहीं बोटों में बैठे यात्रियों को चालकों ने बचा लिया है। टिहरी झील विकास प्राधिकरण की लापरवाही से ये तूफान यहां पर आया हुआ है। टिहरी झील में ये भारी तूफान आया है, 40 से ज्यादा बोटों को इस दौरान नुकसान भी पहुंचा है। बोटों में बैठे यात्रियों को चालकों ने बचा लिया है और वहीं साथ ही कहा जा रहा है कि टिहरी झील विकास प्राधिकरण की ये लापरवाही है। तो बड़ी जानकारी, टिहरी झील में भारी तूफान आया है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 40 से ज्यादा बोटों को नुकसान पहुंचा है इस दौरान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बोटों को इस दौरान नुकसान पहुंचा है। कुल 40 बोट थे, इस दौरान उनको नुकसान पहुंचा है। वहीं बोटों में बैठे यात्रियों को चालकों ने बचा लिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि टिहरी झील विकास प्राधिकरण की ये लापरवाही है। एक और बड़ी जानकारी, देहरादून से बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग सकता है। उत्तराखंड में बिजली दरें 12.5% बढ़ाने का प्रस्ताव मिला है। यूपीसीएल की बैठक बोर्ड में ये प्रस्ताव सामने आया है।
यूपीसीएल पर हर महीने 300 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय भार पड़ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है। देहरादून से बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में बिजली दरें अब 12.5% बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया है। यूपीसीएल हर महीने 300 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय भार इस पर पड़ रहा है। और वहीं जिला मुख्यालय पौड़ी में अब हैंड पंपों की स्थिति में सुधार लाए जाने की कवायद शुरू हो जा रही है। योजना को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इन हैंड पंपों पर पूरे साल पानी रहेगा। इनमें स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, जॉली ग्रांट और एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा समेत वन विभाग के कई विशेषज्ञ हैंड पंपों को पुनर्रिचार्ज करने में जुटे हुए हैं। अपनी प्राकृतिक छटा और बांज बुरांस की जड़ों से निकलने वाले शीतल पानी के लिए पहचाने जाने वाले पहाड़ों में गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत सताने लगी है। ऐसे में लोगों का एकमात्र पेयजल का साधन प्रकृति स्रोत है। इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत पौड़ी के घुड़दौड़ी क्षेत्र में 13 हैंडपंपों को रिचार्ज करने के लिए काम किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पानी की किल्लत से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा। हो रहा है कि जो भी हमारे सोर्स हैं, चाहे वो हमारे स्प्रिंग हो, गधेरा हो, नदी हो या अंडरग्राउंड वाटर हो, सिर्फ हम लोग उसको यूज में ले आ रहे हैं। उसके रिचार्ज के लिए हम लोग नहीं सोच रहे थे। और अभी जब हम लोग इसको सिर्फ कंटिन्यूस यूज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है जो कि सोर्स में पानी कम हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो भी निष्प्रयोज हैंडपम्प थे जो ड्राई हो चुके हैं, और उसके लिए हम लोग रिचार्ज के लिए अपना एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें एमटी यूनिवर्सिटी के थ्रू हमारे जो काफ़ी सीनियर्स लोग हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी हमारे सोर्स हैं वो रिचार्ज भी हो सकते हैं। हम लोग रेन वाटर का जो भी है वो सीधे चले जाता है नदी में और नीचे चला जाता है, उसको हम लोग अंडरग्राउंड करेंगे तो वो जितने भी आसपास के सोर्स होंगे वो फिर से पुनर्जीवित होंगे या उसका डिस्चार्ज बढ़ेगा। और वहीं उत्तर रेलवे के अंतर्गत अंबाला डिवीजन के मंडी गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्थित माल गोदाम में निर्माणाधीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए प्री इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे ने एक साथ 28 रेलगाड़ियों के संचालन पर तिथियों में तब्दीली की है। मुरादाबाद मंडल के कोचिंग के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने कहा कि अंबाला मंडल से संबंधित और वाया लक्सर होकर जाने वाली 14 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है, तो वहीं अन्य 14 रेलगाड़ियों के मार्गों को परिवर्तित किया गया है। अगर मौजूदा ग्रीष्मकालीन सीजन में रेल यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर चुके हैं तो संबंधित रेल यात्रियों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे ने वाया हरिद्वार समेत लक्सर और रुड़की यानी कि मुरादाबाद से सहारनपुर रेलखंड के मध्य गुजरने वाली 28 रेलगाड़ियों को निरस्त और उनके मार्ग में परिवर्तन किए हैं। तो रेल यात्रियों के लिए बेहतर होगा कि वो अपनी रेल यात्रा से पहले अपनी रेलगाड़ी के चलने की स्थिति जरूर जांच लें। मंडल के गोविंदगढ़ स्टेशन पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हेतु नया प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, जिसके चलते कुछ गाड़ियां पूर्ण रूप से निरस्त कर दी गई हैं और कुछ गाड़ियों का रूट डाइवर्जन किया गया है, जिसकी सूचना उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को दी जा रही है। और वहीं पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे भगवान केदारनाथ के धाम में प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री पूजा अर्चना कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्रियों की आवाजाही होने से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। आज सुबह सोनप्रयाग से 11,120 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ है। मात्र 5 दिनों में 96,543 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच चुके हैं। आज शाम तक केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि भगवान केदारनाथ के कपाट 6 मई को ग्रीष्मकालीन के लिए खोल दिए गए थे, और कपाट खुलने के पहले दिन 23,512 और वहीं दूसरे दिन 18,212, तीसरे दिन 17,749, चौथे दिन 18,183 और साथ ही 5वें दिन 18,887 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंच चुके हैं। और वहीं अगर मंगलवार की बात की जाए तो 18,887 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की, जिनमें से 12,834 पुरुष थे और 5,882 महिलाएं, साथ ही 171 नौनिहाल शामिल थे।
तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में पंजीकरण करने और केदारनाथ में दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि सोनप्रयाग में क्षमता से अधिक तीर्थयात्री पहुंचने पर कई बार प्रशासन को यात्रा रोकना पड़ रहा है। और वहीं गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बद्रीनाथ धाम में 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं और साथ ही मास्टर प्लान के अंतर्गत कराए जा रहे प्रथम चरण के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कमिश्नर ने संतुष्टि जाहिर की है और उसके बाद कमिश्नर ने गढ़वाल विकास निगम में यात्रा से जुड़े अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। मंडलायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए। विभागवार समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने बताया कि इस समय यात्रा बेहद सुखद चल रही है। 4 धामों में अब तक 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। 4 धाम में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए गौचर मंडल पांडुकेश्वर में रजिस्ट्रेशन केंद्र तत्काल बनाया जाए ताकि यात्रियों को यह सुविधा मिल सके। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में अभी तक लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु हमारे चारों धाम में धामों के दर्शनार्थ आ चुके हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सभी धामों में व्यवस्थित की गई हैं और अभी आगे आने वाले दिनों में जो श्रद्धालुओं की संख्या है जिस हिसाब से पंजीकरण चल रहा है, काफ़ी मात्रा में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना बनी हुई है। तो इसीलिए आज यहाँ पर बद्रीनाथ जी में सभी विभागों के साथ समीक्षा की गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। और वहीं डाक पत्थर शक्ति नहर में डूबकर एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बरामद कर लिया है। सर्चिंग के दौरान डीप डाइवर लक्ष्मण सिंह की पानी की गहराई में भेजा गया। डीप डाइवर ने 25 से 30 फीट गहराई में जाकर युवक के शव को खोज निकाला और युवक का नाम वेदांत जोशी है, जो तहसील चक्राता का रहने वाला बताया जा रहा है। और वहीं गर्मियां बढ़ते ही विकास नगर के शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत गहराने लगी है। लोगों को इधर उधर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो गर्मियों के चलते वाटर लेवल गिर जाने से ये समस्या पैदा हुई है। जिन स्थानों पर पेयजल की किल्लत है वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। गर्मियों का सीजन है तो गर्मियों के सीजन में जो वाटर लेवल है वो थोड़ी डाउन चला जाता है और जो पानी की खपत है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जिन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है वहाँ हम टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। जैसे कि विकास नगर क्षेत्र है हमारा, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्राइसिस एरिया हमारा जो केसरबाग और दिनकर विहार रहता था। इसमें अभी नगर पालिका के द्वारा 15वें वित्त में 2 मिनी नलकूपों का छिद्रण किया गया है और जिसमें से केसरबाग हमने वर्तमान में भी चालू कर दिया। तो केसरबाग में जो समस्या थी वो समाप्त हो गई है। अभी जो है दिनकर विहार क्षेत्र में भी 4-5 दिन में नलकूप चालू कर दिया जाएगा। और वहीं लक्सर में उप जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नगर पालिका परिषद प्रशासन की टीम ने नगर क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। कस्बा क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त अभियान को अंजाम देने पहुंचे अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह और अन्य निकाय प्रशासन के कर्मचारियों ने सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। और वहीं इस दौरान अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उप जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन पर अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत पूर्व संबंधित दोषियों को चिन्हित करते हुए उन्हें नोटिस जारी किए गए थे और इसके बावजूद भी स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है, जो आगे भी जारी रहेगी। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।